हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हमें पढ़ना है क्लास 9th की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक बहुत ही अच्छा गांव था। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक गांव था रायगंज, जो कि बहुत ही बड़ा गांव था। इसके आसपास बहुत से छोटे मोटे टाउन्स थे और जो सबसे नियरेस्ट टाउन था उसका नाम था शाहपुर। पालमपुर से लेकर के रायगंज तक की जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से वहाँ के जो जितने भी लोग उनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही आसानी होती थी। और वो ट्रांसपोर्ट किससे करते थे? जैसे टांगा हो गया, ठीक है, और वुडन कार्ड हो गए, इन सब चीज़ों से वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे। तो चलिए आइए जानते हैं कि पालमपुर में आखिर कितने फैमिलीज़ रहते थे। तो वहाँ पर लगभग 450 फैमिलीज़ रहते थे, ठीक है, पालमपुर में, जिसमें से 80 फैमिलीज़ जो थी वो अपर कास्ट फैमिलीज़ थी, ठीक है। और बाकी जितनी भी थी, मतलब पालमपुर की जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितनी भी फैमिलीज वहाँ रहती थी, उनका 1/3 हिस्सा जो था वो दलित फैमिलीज उसमें रहती थी। और पालमपुर में एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल भी थे। और इसी के साथ हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, वो था क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। और एक इसी के साथ हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो था कि एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी बनवाई गई थी इमरजेंसी के लिए, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके की जो वहाँ की जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो कितने टाइप्स के थे। तो आइए देखते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला तो फार्मिंग, दूसरा नॉन फार्मिंग। फार्मिंग में तो किसान आ जाते थे जो फार्मिंग करते थे, और नॉन फार्मिंग में आते हैं जो कि अदर बिजनेस करते हैं, मतलब कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो करते थे, ट्रांसपोर्ट जो देख करते थे, और शॉपकीपर्स जो थे, वो सारे लोग इसमें आते थे नॉन फार्मिंग में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि ये प्रोडक्शन जो चलता था इनका, ये कैसे चलता था, ठीक। फर्स्ट लैंड, ठीक है, अब किसान हैं तो किसान करने क्या खेती करनी है तो ज़मीन चाहिए, ठीक है। सेकंड आते हैं लेबरर्स। लेबरर्स वो थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे या फिर दूसरों के घरों में काम करते थे, वो सारे लेबरर्स। तीसरी पॉइंट है फिजिकल कैपिटल। गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। आइए जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसमें ये होता था कि कोई भी टूल्स, मशीन, ठीक है, या फिर बिल्डिंग्स कोई जिसको हम लंबे समय के लिए यूज़ कर सकें, ठीक, वो सब उन ऐसी चीज़ों को बोलते थे फिक्स्ड कैपिटल। सेकेंड टॉपिक है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड मनी इन हैंड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? वर्किंग कैपिटल में, ओके। तो ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में ये होता है कि कोई भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप खुद के दम पे कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 2 चीज़ होता है। जो भी प्रोडक्शन का सामान है, ठीक है, उसे बेचने के लिए जब आप किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जाओगे तो वो रिस्क रहता है कि वो सामान वहाँ पे बिकेगा या नहीं बिकेगा, हाँ। तो इसी को ही बोलते थे ह्यूमन कैपिटल, ओके। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को ही बोलते थे क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती थी। तो जो पालमपुर का जो 75% लोग थे वहाँ के, वो सब फार्मिंग पर डिपेंड थे, ठीक है। वो सब फार्मिंग करना चाहते थे क्योंकि पालमपुर का जो मेन प्रोडक्शन था वो फार्मिंग था, ओके। सेकंड आता है कि सेकंड पॉइंट में हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है फार्मिंग के थ्रू, उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। और इसके दौरान, ठीक है, लोगों ने बहुत से चीज़ें यूज़ किए। जैसे जब फसल लगाते थे तो वो ये चीज़ का ध्यान रखते थे कि ठंडी में, मतलब कि खरीफ और रबी, ठीक है, रेनी सीज़न में खरीफ होता था और विंटर सीज़न में रबी, ठीक, उगेगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे वो। तो जैसे रेनी सीज़न चलता था तो वो क्या बोते थे? ज्वार और बाजरा बो देते थे, और विंटर सीज़न में वो वीट और पोटैटोज़ लगा देते थे, है ना, जिसकी वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बराबर बनी रहे उस ज़मीन की, ठीक है। इसी दौरान इन लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग का भी यूज़ किया काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक। अब बात आती है कि 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, है ना, उसके आने के बाद जो सीड्स थे, पहले क्या था, ट्रेडिशनल सीड्स वहाँ चला करते थे, लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मतलब कि 1960 के बाद से यहाँ पे HYV सीड्स चलने लगे, ठीक है, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी,
ओके, तो इससे क्या होने लगा कि इसमें क्या होता था कि केमिकली सीड्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसकी जो उपजाऊ पावर है, बोल सकते हैं उपजाऊ की जो पावर है वो बढ़ा दी जाती थी। और अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल सीड्स को और HYV सीड्स को, तो इसमें क्या होता था कि 1960 के पहले हम ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ किया करते थे। उसके बाद से आफ्टर 1960, ठीक है, हम मतलब कि मैक्सिमम जो देखने को हमें मिला वो HYV सीड्स यूज़ होने लगे थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था इसलिए। लेकिन अब ये वर्क कैसे करता था, देखिए पहले क्या होता था कि जब ट्रेडिशनल यूज़ होता था ट्रेडिशनल सीड, तो उसमें हमको प्रोडक्शन लो मिलता था, ठीक है, HYV में ज़्यादा मिलने लगा। अब ट्रेडिशनल सीड जब यूज़ होता था उसमें लेस इरिगेशन था, मतलब कि कम पानी में भी वो उपजाऊ, मतलब ज़मीन में मतलब कम पानी में भी फसल जो थी वो उपजाऊ हो जाती थी, निकल आती थी। लेकिन HYV सीड जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पानी की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक, पानी की ज़रूरत पड़ने लगी और बहुत ही ज़्यादा समय समय पर मतलब कि उसको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होने लगा था। अब ट्रेडिशनल सीड्स की अगर हम 4 टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे जो खाद एक तरीके का होता है ना, तो क्या किससे बन जाता है, वो काऊ डंग से हमें खाद मिल जाता था। नेचर की जो भी प्रोडक्ट थे जितने भी, जैसे हो गया वेस्ट वेजिटेबल्स हो गए हैं ना, उन सबको ज़मीन में वापस से डाला तो वो मैनुअल का काम करते थे, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिशनल सीड्स में काम हो जाता था इन सब चीज़ों से। अब HYV सीड्स की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या था, केमिकल फर्टिलाइज़र ही चाहिए था, क्योंकि बिना उसके वो सीड्स एक तरीके का मतलब कि बहुत ही बेकार हो जाएगा, फिर उतना हमको प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा जितनी उसकी फुल इफ़िशेंसी है, उसके हिसाब से हमको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करना पड़ रहा था और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको यूज़ करनी पड़ रही थी HYV में। उसके बाद आता है गाइस की मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था यहाँ पे यूज़ हो रहा था HYV का, ठीक है, वो हमें सबसे पहले मतलब कि अपने इंडिया में सबसे पहले कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलता है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा है वेस्टर्न यूपी के साइड, ठीक है। तो इन तीनों जगहों पे हमको HYV सीड्स की जो स्टार्टिंग होती है ना, ये जो पहला हमको यहीं पे देखने को मिला इन तीनों स्टेट्स में, ओके। तो अब कंपेयर करते हैं कि पहले जो प्रोडक्शन होता था उसमें और HYV सीड्स के आने के बाद प्रोडक्शन में कितना अंतर आया, कितना अंतर हमें देखने को मिला, तो देखते हैं। तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी की जो सीड्स थी पुरानी वाली, वो जब फसल हम लगाते थे तो उसमें लगभग अगर 1300 kg का जो प्रोडक्शन अगर हमें मिल रहा है, ये फसल अगर मिल रही है, तो HYV सीड्स जो था उसमें हम लोगों को 3200 kg की मतलब कि फसल हम उगा पाते थे। अब बात आती है कि पालमपुर में जो सोसाइटीज़ थी, मतलब कि जो फैमिलीज़ रहती थी यहाँ पे 450 फैमिलीज़, है ना, वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड थी, आइए देखते हैं। 150 फैमिलीज़ जो थी वो लैंडलेस लेबर थी, ठीक है, लैंडलेस लेबर थी, मतलब कि जिनके पास ज़मीनें, खुद की ज़मीनें भी नहीं थी। और 240 फैमिलीज़ जो थी उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम के लैंड होते थे। और 60 फैमिलीज़ जो थी वहाँ की, वो 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा के लैंड उनके पास होते थे। तो अब बात आती है कि जो वहाँ के बिग फार्मर्स थे, लेबरर्स, उनके यहाँ जाकर एक्स्ट्रा ज़मीनें जो थी उस ज़मीन पर वो काम करते थे एज अ वर्कर, ठीक है। तो उनको क्या मिलता था, वेजेस मिलता था। अब बात आती है यहाँ पे वेजेस भी गाइस 2 टाइप की होती थी। पहली वेजेस तो काम करिए और डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाए, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल वेज हो गया, ठीक है। दूसरी वेजेस जो वहाँ पे थी वो क्या था कि काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, यहाँ पे काम के बदले फसलें दी जाती थी, मतलब कि जो भी वहाँ पे किसान जो भी खेती में जो भी फसल उगाई जा रही है, ठीक है, उसमें से जितना भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता था अनाज का, वो वर्कर्स को दे दिया जाता था, ओके। अब बात आती है कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो बहुत ही छोटे मोटे फार्मर्स थे, जिनके पास लैंड तो थे लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो HYV सीड्स जो थे उसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए उनको पेस्टिसाइड्स भी ख़रीदना पड़ रहा था, है ना, फर्टिलाइज़र्स भी लेने पड़ रहे थे, और इरिगेशन के लिए उनको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। इन सब चीज़ों में वाटर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, पैसे भी लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो स्मॉल फार्मर्स थे, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो क्या करेंगे, मतलब कहाँ से पैसा लाएंगे, इतना ज़्यादा इरिगेशन कहाँ से करेंगे। तो वो क्या करते थे, जितने भी मनी लैंडर थे, उनके पास ज़मीन थी, है ना, किराए पे ज़मीन दिया करते थे, मनी लैंडर थे,
वो क्या करते थे, उनसे पैसा लिया करते थे, मतलब उधार एक पैसा लेते थे, ठीक है। तो उधार के तौर पे क्या, एक इंटरेस्ट। अब मनी लैंडर है तो उनका हाईएस्ट जो रेट होता था इंटरेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, तो स्मॉल फार्मर्स जो थे वो उस इंटरेस्ट को ही चुकाने में उनकी सारी जो कमाई रहती थी वो चली जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स को दिक्कतें होती थी। और अगर बात करें इसमें बिग फार्मर्स की, तो जो बिग फार्मर्स थे उनके पास क्या, बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, है ना। वो क्या करते थे कि जैसे इस साल की फसल उगी तो उसमें से कुछ पैसा वो सेविंग करके रख लिया करते थे, जो कि अगले बार उनको वो पैसा काम आता था, ठीक है। न्यू कल्टीवेशन में वो सेविंग मनी उनकी हेल्प करती थी। तो यहाँ पर ख़त्म होता है फार्मिंग, ठीक है, कि पालमपुर में जो फार्मिंग होती थी वो इन सब चीज़ों से और इन सब तरीक़ों से होती थी। अब बात आती है नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ थी पालमपुर में वो कैसे होती। पहला टॉपिक है डेयरी। तो यहाँ पे जो बहुत से लोग थे जो कि डेयरी में काम करते थे, है ना, मतलब गाय के द्वारा जो उन्हें मिल्क मिलता था वो पालमपुर से रायगढ़ वो ले जाते थे उन्हें बेचने के लिए, ठीक है। जो भी उस मिल्क में से जो भी प्रॉफिट उनको होता है वो उससे उनका खर्च चल रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें गाइस केवल और केवल 50% से भी लेस लोग थे, मतलब कि 50 लोग से भी बहुत कम लोग थे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ें बनाना, जैसे झाड़ू हो गई और गुड़ हो गया, है ना, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वहाँ अपना वो सब चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी, बनती थी। तो इसमें कितने लोग थे, 50 से भी कम लोग थे। अब बात आती है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यहाँ पे क्या होंगे, जैसे कि कोई शॉपकीपर्स, है ना, शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो वो क्या वहाँ के जो जितने भी उस गांव के, मतलब पालमपुर के जितने भी छोटे मोटे शॉपकीपर्स थे वो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े होलसेल मार्केट से सामान को ले आना और पालमपुर में ला करके सेल करना उस सामान को, है ना। तो ये हो गया ट्रेडर्स। अब इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। पालमपुर से रायगढ़ के लिए जो ट्रांसपोर्ट चला करते थे वो सारे। अब इसमें कौन कौन थे, जैसे रिक्शा वाले हो गए, ठीक है, टांगा वाले हो गए, जीप थी, ट्रक्स थी, ठीक है, ETC बहुत सी इस तरह थे। तो इस तरह ये जो भी ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे इन सब चीज़ों के लिए उनको वेजेस, मतलब कि पैसे दिए जाते थे। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर था। तो अगर इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।